हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, बोहर ने रेडियस और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लिया था। रेडियस का मतलब था कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी दूर है, मींस दैट वो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने में कामयाब हो गया था और इसकी मदद से वो वेलोसिटी भी फाइंड कर सकता था। और वेलोसिटी का मतलब था मोमेंटम। तो ये क्लेम करता था कि मैं रेडियस मतलब पोजीशन और वेलोसिटी मतलब मोमेंटम को एट द सेम टाइम बता सकता हूं, पूरे यकीन के साथ बता सकता हूं। हाउएवर 1922 के अंदर बोहर को जो रेडिएशंस निकलती थी उसने एनर्जी कैलकुलेट करके दी थी, तो इस वजह से उसको नोबेल प्राइज 1922 के अंदर मिला। उसी ही साल, जिस साल इसे नोबेल प्राइज मिला, उसी ही साल इसे एक नौजवान शख्स मिला और उस वक्त उसकी एज भी 22 ईयर्स ही थी और वो अपनी पीएचडी से सिर्फ एक साल दूर था। ये नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है एक शख्स को कि जिस तरह के आप हों उसी तरह के स्टूडेंट आपको मिल जाए। तो इस शख्स का नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग 1926 के अंदर नील बोहर के पास पोस्ट डॉक्टरेट करने गया और नील बोहर से हाइजेनबर्ग इख्तलाफ करता था और वो कहता था कि सर, हम वेलोसिटी और रेडियस को एट द सेम टाइम नहीं बता सकते, मतलब पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बताया जा सकता। अगर आप रेडियस को पूरे यकीन के साथ बताएंगे तो आप इसकी वेलोसिटी को पूरे यकीन के साथ नहीं बता सकते, उसमें एरर आ जाएगा। हाउएवर एक साल बाद नील बोहर ने इसकी रिसर्च को सबमिट करवाया, पब्लिश करवाया और 1932 के अंदर हाइजेनबर्ग को भी इसी के काम के ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया। हाइजेनबर्ग उस वक्त का यंगेस्ट नोबेल प्राइज होल्डर था और 1927 के अंदर ही, सिर्फ 26 साल की उम्र के अंदर ही इसको फुल प्रोफेसरशिप भी मिली और ये उस वक्त जर्मनी का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर भी था। और ये कहता था कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एट द सेम टाइम नहीं बता सकते। अगर हम पोजीशन बता दें तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी मतलब एरर आ जाएगा कि एक चीज को तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं लेकिन हम दूसरी चीज को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी आएगी, एक एरर आएगा। दोनों चीजों को हम एक साथ नहीं बता सकते। तो उसने कहा अगर डेल्टा एक्स, अगर आप बड़ा डेल्टा एक्स मतलब कोई एरर है, कोई अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब गैर यकीनी सूरज जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो कहता है डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है पोजीशन को फाइंड करने में और डेल्टा पी यहाँ पर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है। मोमेंटम को हम एम डेल्टा वी भी कह सकते हैं। मास तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं मास चेंज नहीं होती, तो इट मीन्स दैट हम वेलोसिटी और पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इस बात को बात करने से पहले मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, को डिस्कस करता हूं जो चाइना ने किया और उसने, चाइना वालों ने सूरज या चांद की पोजीशन को जमीन से फाइंड किया कि वो कितनी दूर है। इससे के लिए वो क्या करते हैं, एक लेजर मारते हैं और वो लेजर क्या होती है, टकरा के वापस आती है। ये लेजर की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये इस चांद को यहाँ से तेज कर दे, हिला दे, इसकी स्पीड कम कर दे या ज्यादा कर दे। तो इस तरह क्या होता है कि वो उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो वेलोसिटी को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ये एक बड़ा पार्टिकल है। लेकिन अगर हम यही बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वगैरह की बात करें तो जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनके ऊपर इसी तरह एक रेडिएशन मारें तो क्या होता है कि उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। उनकी पोजीशन का तो पता चल जाएगा जहां से हम रेडिएशन को छोड़ेंगे, जहां से हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए कोई चीज़ उसके ऊपर टकराते हैं और वो चीज़ इतनी छोटी होनी चाहिए। हम पहले चैप्टर में डिस्कस करके आए थे कि इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन जो बहुत छोटी रेज जैसे एक्स रेज वगैरह इसके ऊपर फॉल करवाएं तो हम इसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसकी पोजीशन तो एग्जैक्ट पता चल गई कि यहाँ पर ही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही रेज इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी तो वो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। इट मीन्स दैट एक चीज़ तो बड़ी एग्जैक्ट बता ली गई, लेकिन दूसरी चीज़ को हमने हमारा उतनी यकीनियत के साथ, इतने यकीन के साथ नहीं बता पाए। हम विजिबल लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। या याद हो अगर पहले ही चैप्टर में बात की थी कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और टकरा के वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ से टकराया जाए, टकराने वाली चीज़ की वेवलेंथ उससे छोटी हो। लेकिन इससे मसला ये बना कि हमारी वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो जाती थी। अगर हम क्या करते, अगर हम वेवलेंथ लोअर एनर्जी की ले लें, अगर हम वेवलेंथ लोअर एनर्जी जो नॉर्मल एनर्जी की ले लें, लोअर एनर्जी की ले लें, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे मोमेंटम तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसका चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब एक बड़ी वेवलेंथ होगी, एक बड़ी वेवलेंथ की वेव होगी, उससे क्या होगा, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त क्या है, कहाँ पे है। बड़ी वेवलेंथ होती जाएगी तो उसकी पोजीशन क्या होती जाएगी, लंबी ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह क्या रहता है, एक चीज़ को फाइंड कर ले तो दूसरी चीज़ को फाइंड करने में हमारे लिए क्या रहता है, मसला रहता है। तो इसलिए उस एरर, इसको हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट बता सकते हैं, पोजीशन को बता सकते हैं, तो उसके मोमेंटम में एरर मौजूद रहेगा। कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बोहर की पिक्चर पे एरर आ गया, बोहर की पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप हुआ और वो अनसेटिस्फैक्ट्री हुई। लेकिन बोहर के एटम के ऊपर, बोहर्स के एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेसिफिक वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक रेडियाई के अंदर मूव कर रहे होते हैं। और अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम ये दोनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। एक थ्योरी इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ द साइंटिफिक वर्क। ये थ्योरी जिसमें क्वांटिटीज इन्वॉल्व कर रही हैं वो ट्रेडिशनल साइंटिफिक वर्क को फॉलो नहीं करती। इस बात को सॉल्व करने के लिए हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर और डायराक ने वर्क किया और द बेस्ट वर्क जो आज तक किया है वो श्रोडिंगर ने किया है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह ही मूव करते हैं और उसने वेव इक्वेशन अप्लाई की हाइड्रोजन के एटम के ऊपर और उसने उसके रेडियस को फाइंड करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर, ऑल्दो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, कहता हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वक्त कहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी होता है चांस, प्रोबेबिलिटी होता है चांस। हम चांस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बताना मुश्किल है। सोल्यूशन जब वेव इक्वेशन का निकाला गया और उसको हमने हाइड्रोजन के एटम के ऊपर हमने अप्लाई किया गया तो देखा गया कि जो रेडियस बोहर ने बताया था, जितना रेडियस बोहर ने बताया था उतना ही रेडियस वेव इक्वेशन को अप्लाई करके श्रोडिंगर ने निकाला। तो इट मीन्स दैट कि जो इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने की इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियस से क्या है, क्लोज होगी और आउटसाइड द न्यूक्लियस रेडियस, और आउटसाइड द रेडियस क्या होगी, मिनिमम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से क्या होता जाता है, दूर होता जाता है। तो वो जगह जहां पर 95% चांस होंगे इलेक्ट्रॉन के मिलने के, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और जो एटम एंड ऑर्बिटल है इसको ऑर्बिट के साथ हमें यूज नहीं करना चाहिए। ऑर्बिट बोलते हैं शेल को और ऑर्बिटल बोलते हैं सब शेल को। तो जो ऑर्बिटल है ये एक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक स्प्रेड ऑफ चार्ज है सराउंडिंग द न्यूक्लियस से बाहर। दिस इज ऑफन कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। और एक शेल
1s और 2s, ये 1s 2s और 3s, इनके दरमियान कोई ऐसी स्पेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस 0 होते हैं, जो बाउंड्री कह सकते हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं।